अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को सोल्व करना बहुत कठिन है, ऐसा आप लोगों का कहना है। लेकिन अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को सोल्व करना बहुत आसान है। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम आपको इस वीडियो में अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को सोल्व करने की एक ऐसी बेहतरीन तरीका बताएंगे जिससे आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश को सोल्व करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को समझ जाते हो तो आप अपठित गद्यांश एवं पद्यांश को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है। मैं बताता हूँ आपको, अपठित के प्रश्नों को हल करने से पूर्व दिए गए अपठित को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को चिन्हित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपठित गद्यांश हो या फिर पद्यांश हो, उसको सोल्व करने से पहले आपको उस गद्यांश एवं पद्यांश को 2-3 बार आपको अच्छे से पढ़ना है और उसका केंद्रीय भाव को चिन्हित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको देखना है कि इस गद्यांश के अंदर किसके बारे में मुख्य रूप से बातें की गई है। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए अपठितांश के आधार पर देने चाहिए, परंतु भाषा उस अंश की नहीं होनी चाहिए। भाषा अपनी हो और विचार उस अंश के। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे हो, आपको उनके जो आंसर है वो आपको अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के आधार पर ही देने हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाषा उसकी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको जू क्या तू नहीं लिखना है, भाषा अपनी होनी चाहिए और विचार जो उनका उद्देश्य है वो उसका गद्यांश एवं पद्यांश का होना चाहिए। इसका शॉर्ट में हम देखें तो ये मतलब है कि अपने को जो भी उत्तर देना है वो अपने शब्दों में देना है, लेकिन विचार उसके होने चाहिए। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है, उत्तर में विचारगत मौलिकता की आवश्यकता नहीं, भाषा और शैली की मौलिकता आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी उत्तर दोगे उसमें आपको विचारों की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है, भाषा और शैली, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये होगा आपके पॉइंट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है, शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक में उस गद्यांश या पद्यांश का पूरा आशय आ जाए। शीर्षक से ये पता चल जाए कि पूछे गए गद्यांश या पद्यांश के में क्या लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी शीर्षक पूछेगा, आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा शीर्षक से संबंधित, कि आपको शीर्षक बताना है गद्यांश एवं पद्यांश का। तो आपको जो शीर्षक है वो बिल्कुल संक्षिप्त यानी बिल्कुल छोटा बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको ऐसा शीर्षक देना है जिसके अंदर गद्यांश एवं पद्यांश का पूरा सार हो। तो ये हो जाएगा आपके पॉइंट नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। तो पॉइंट नंबर 5 है, अपठित का सार लिखते समय भाषा अवतरण के अनुकूल हो तथा सार गर्भित हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपठित का सार लिखना है तो भाषा हो वो आपके अवतरण के अनुकूल तथा सार गर्भित हो। तो मेन बात यह है कि आपको यहाँ पर जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए हो तो आप अपठित गद्यांश से पद्यांश को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले मैं आपको अपठित गद्यांश को सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं आपको अपठित पद्यांश को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक अपठित गद्यांश लिया है और उस गद्यांश पर ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। हम इस गद्यांश से आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए। आपको इस गद्यांश को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है और फिर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संस्कार शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है वो आपको इसी के अंदर मिलेगा। तो आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया और उसको गद्यांश को आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर पता चल गया होगा, क्या पता चला होगा
कि संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना और परिष्कार करना। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है कि जो संस्कार शब्द का अर्थ संशोधन करना, उत्तम बनाना अथवा परिष्कार करना। यह आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ संस्कार शब्द का अर्थ लिखना है। तो संस्कार शब्द का अर्थ होता है संशोधन करना, उत्तम बनाना या फिर परिष्कार करना। तो इस तरीके से आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है कि संस्कृति किसे कहते हैं। अब आपको संस्कृति की परिभाषा देनी है कि संस्कृति किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आपको जो दूसरे क्वेश्चन से उसके अंदर क्या पूछ रखा है, संस्कृति किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस पैसेज के अंदर दे रखा है कि यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा, जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। तो आपको ऐसे ही नहीं लिख देना है कि जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। आपको जो ये ही शब्द है उसको यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है कि जातीय संस्कारों को संस्कृति कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस पैसेज के अंदर मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि आपको इस पैसेज को जितना हो सके उतना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आप जितना इसको अच्छे से पढ़ोगे उतना ही आपसे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, जो व्यक्ति के संस्कार होते हैं वो घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन, यह आपको लिखना है कि घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। यह जो तो क्वेश्चन ने आपको सिर्फ इतना ही पूछा था कि व्यक्ति के संस्कार कहाँ परिलक्षित होते हैं। तो आप बता दोगे कि व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो घरेलू जीवन और सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। संस्कृति के कितने पक्ष बताए गए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। वो दिमाग क्या लगाना होगा, यहाँ पर लिख रखा है कि संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक भी। तो आपको क्या पूछा था कि संस्कृति के कितने पक्ष बताए गए, कितने मतलब आपको संख्या बतानी है कि संस्कृति के कितने पक्ष है। तो संस्कृति के एक तो बाह्य पक्ष बताया गया है और एक आंतरिक पक्ष। तो संस्कृति के कितने पक्ष बताए गए हैं, संस्कृति के 2 पक्ष बताए गए हैं, एक है आंतरिक पक्ष, दूसरा है बाह्य पक्ष। ये हो जाएगा आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि संस्कृति का संबंध किससे रहता है। यह क्वेश्चन भी थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आप ध्यान से सोचोगे तो ये आपसे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लिखा हुआ है संस्कृति एक देश विशेष की उपज होती है। इसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसमें पालित, पोषित एवं परिवर्धित विचार से होता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा था कि संस्कृति का संबंध किससे रहता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, जो संस्कृति होती है उसका संबंध देश के भौतिक वातावरण और उसमें पालित, पोषित एवं परिवर्धित विचारों से होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ये 5 क्वेश्चन थे और इन 5 क्वेश्चन के आंसर हमने इसके अंदर ढूंढ लिए। तो आई होप अब की बार आपके एग्जाम में जो भी एपैटिक गद्यांश आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया एपैटिक गद्यांश। अब हम बढ़ते हैं एपैटिक पद्यांश की ओर। तो एपैटिक गद्यांश को सॉल्व करना हमने सीख लिया। अब हमने एक एपैटिक काव्यांश लिया है जिसे एपैटिक पद्यांश भी बोलते हैं। अब हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है और उस काव्यांश के ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। तो आपको जो स्टेप्स बताइए आपको उन सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह आपको एक एपैटिक काव्यांश दे रखा है, उस एपैटिक काव्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है।
भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आज्य है। विद्या कला कौशल में सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है। गाते नहीं उनके हम ही गुण गा रहे संसार। वे धर्म पर करते नीचावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वह ध्रुववीर थे। तो यह आपका एक पठित काव्यांश था। हमने इस काव्यांश को पढ़ लिया। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसार का सिरमौर कौन है। तो आपको इस पद्यांश के अंदर बता रखा है कि संसार का सिरमौर कौन है। तो आप इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे कि वृद्ध भारत संसार का सिरमौर है। कौन की जगह हम लिख देंगे वृद्ध भारत, और वरना सब क्वेश्चंस का जू का तू उतार देंगे। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर लिखने होते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि नर षष्ठी का प्रथम विस्तार कहाँ हुआ। आपको बताना है कि जो नर षष्ठी है उसका प्रथम विस्तार कहाँ हुआ। तो इस गद्यांश के अंदर ही आपको यहाँ पर लिख रखा है साफ साफ, लेकिन आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। विधि ने किया नर षष्ठी का पहले यही विस्तार है। तो हमारे क्वेश्चन क्या था, नर षष्ठी का पहले विस्तार कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विधि ने किया नर षष्ठी का पहले यही विस्तार है। आपको अब ये समझना है, यही पहले यही का अर्थ क्या आ रहा है यहाँ पर, यही का अर्थ आ रहा है भारत। तो विधि ने किया नर षष्ठी का पहले यही विस्तार है, यही मतलब कहाँ पर, भारत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे कि नर षष्ठी का जो प्रथम विस्तार है वो कहाँ पर हुआ। कहाँ मतलब आपको कुछ स्थान के बारे में बताना है। तो नर षष्ठी का प्रथम विस्तार कहाँ पर हुआ, अभी हमने पढ़ा भारत में। तो हम लिख देंगे भारत। नर षष्ठी का प्रथम विस्तार भारत में हुआ। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि किसके निवासी आज्य कहलाए। तो ये भी आपको इस पठित काव्यांश में से ढूंढ कर ही बताना है। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं इसके आंसर्स भी। यहाँ पर आपको इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आज्य है। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, इसके मतलब किसके, भारत के, भारत। तो इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है, मुख्य रूप से भारत की कीर्ति के बारे में बताया गया है। तो किसके निवासी आर्य कहलाए, तो इसका आंसर आपको मिल गया, किसके निवासी आर्य कहलाए, भारत के। तो किसके की जगह हम क्या लिखेंगे, भारत के, भारत के जो निवासी है वो आर्य कहलाए। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, संसार किनके गुण गा रहा है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आपको दे रखा है, लेकिन थोड़ा अलग है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है, गाते नहीं उनके हम ही गुण गा रहा संसार है। तो यहाँ पर आ रहा है गा रहा संसार है। तो आपको बताना है कि किनके गुण संसार गा रहा है। तो यहाँ पर देखो, पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है कि संसार किनके गुण गा रहा है, संस्कार पूर्वजों की कीर्ति के गुण गा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कवि ने ध्रुववीर किसे कहा है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही ज़्यादा समझना पड़ेगा। ध्रुववीर किसे कहा है, ये आपको बताना है कि ध्रुववीर किसे कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा है, वे धर्म पर करते नीचावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वे वीर थे, वे ध्रुववीर थे। वर वीर थे, ध्रुववीर थे। तो ध्रुववीर कौन थे, आपको यही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका उल्लेख किया गया, आर्य का। तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम कि जो ध्रुववीर है वो किसे कहा गया है, आर्य को ही कहा गया होगा, क्योंकि इस काव्यांश के अंदर और किसी का नाम तो आया नहीं, सिर्फ आर्य के बारे में बता रखा है और भारत के बारे में। तो हम क्या लिखेंगे, कवि ने ध्रुववीर किसे कहा है। तो कवि है, उन्होंने ध्रुववीर किसे कहा है, आर्य को, आर्य को। कवि ने ध्रुववीर किसे कहा है, आर्य को। तो इस तरीके से आप अपठित काव्यांश के जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तो आप अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे।
तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने अपठित गद्यांश और पद्यांश को सोल्व करना सीखा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।